सैमसंग का स्टार्ट 1938 में एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी से हुआ जो कि नूडल्स, फिश एंड वेजिटेबल सेल करती थी। उस टाइम पे ये इमेजिन करना नामुमकिन था कि ये कंपनी एक दिन अपने आप को मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बना लेगी जो कि इतना कुछ प्रोड्यूस करेगी कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, क्लॉथ्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, रोबोट्स और भी बहुत कुछ। यहाँ तक कि इनका अपना एयरोस्पेस डिवीजन भी है जो टैंक्स एंड हेलीकॉप्टर बनाता है। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सैमसंग कंपनी की बुनियाद ली ब्यूंग चुल ने 28 साल की उम्र में रखी थी। उसका कहना था कि एक रात उसे फील हुआ कि वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है और ये टाइम है कि वो अपने लिए एक गोल सेट करे। और उसी वक्त ली ने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। बेशक ली ने ग्रोसरी के छोटे से बिजनेस से स्टार्ट लिया था, लेकिन उसका विजन बहुत बड़ा था। उसने अपनी कंपनी का नाम सैमसंग चूज किया क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में सैमसंग का मतलब है 3 स्टार्स। ये वो 3 स्टार्स नहीं है जो हम किसी रेस्टोरेंट या होटल की रेटिंग में देते हैं, बल्कि कोरियन लैंग्वेज में नंबर 3 बहुत पॉपुलर है। इसका मतलब है बिग एंड पावरफुल, और स्टार्स का मतलब है एवर लास्टिंग, मतलब हमेशा रहने वाला। आज के टाइम पे सैमसंग जो बन चुका है बिग, पावरफुल एंड एवर लास्टिंग ही सैमसंग के लिए बेस्ट नेम था। लेकिन शुरू में ऐसा लगा था कि सैमसंग बिजनेस कुछ ज़्यादा देर चला ना पाएगा क्योंकि कोरियन वार ने सैमसंग के बिजनेसेस बल्कि पूरे कोरिया को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया। वार के बाद रोज़मर्रा की चीज़ों की किल्लत आ गई। कोरिया इंपोर्ट्स के ऊपर ही रिलाय करने लगा, तो ली ने अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई करना शुरू किया और आम आवाम के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी। उसने शुगर मिल से स्टार्ट किया और फिर एक टेक्सटाइल मिल लगाई जिसमें वो कोरियन लोगों के लिए अफोर्डेबल कपड़े बनाने लगा। ये सैमसंग की डिवर्सिफिकेशन ही थी जिसने उसे सरवाइव करवाया। इस स्ट्रेटजी की कामयाबी की वजह से ली ने इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल शुरू किया। वो डिफरेंट बिजनेसेस के प्रॉफिट से न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लेता, जैसे कि अपार्टमेंटल स्टोर बनाना, इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करना। बल्कि आज के टाइम पे भी सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। अपने बिजनेसेस की एक्सपेंशन की वजह से ली को कोरिया के अमीर तरीन आदमी बनने में टाइम ना लगा। – 1968 में सैमसंग के टॉप एग्जेक्टिव्स की एक मीटिंग हुई जहां उन्होंने एक मार्केट में एंटर होने का फैसला किया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स। 1 साल के बाद ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स फुल ऑपरेशनल हो गया और अपना सबसे पहला 12 इंच ब्लैक एंड वाइट टीवी लॉन्च कर दिया। और सिर्फ 10 साल बाद ही ये दुनिया का नंबर 1 ब्लैक एंड वाइट टीवी मैन्युफैक्चरर बन गया। इस टीवी की सक्सेस के बाद कंपनी ने हर तरह के होम अप्लायंसेस बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि 1979 में उन्होंने माइक्रोवेव बनाना शुरू कर दिया। 1980 में उन्होंने एयर कंडीशनर बनाना शुरू कर दिया और 1981 में उन्होंने मिलियन कलर टीवी बनाना शुरू कर दिए। इसके बाद 1983 में उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाया। इन सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की सक्सेस के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन्हें बहुत सी ऐसे कंपोनेंट्स पे रिलाय करना पड़ता है जो दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट होती हैं। इसी वजह से उन्होंने एक सेमीकंडक्टर कंपनी बाय की ताकि अपने सप्लाई को खुद कंट्रोल किया जा सके। सैमसंग ने ये चिप्स ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की बल्कि ये दूसरी कंपनीज को भी सेल की। सैमसंग के बहुत से कस्टमर में से एक कस्टमर उनका सबसे बड़ा कंपेटिटर एप्पल भी है, जो कि सैमसंग की मेमोरी चिप्स अपने आईफोन में यूज़ करता है। सैमसंग की एक खास बात ये भी है कि बहुत से ऐसे बिजनेसेस जिसमें इसने एक्सपेंड किया उसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना हो, जैसे कि सैमसंग हैवी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में सैमसंग बहुत बड़ी शिप्स बनाता है और दुनिया के सबसे बड़े शिप्स बनाने वाली कंपनीज में शामिल है। सैमसंग की एक और डिवीजन है जिसका नाम है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग, जिसमें ये कंपनी रोड्स, टनल, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाने का काम करती हैं। आप सबको सुन के हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है सैमसंग ने बनाई है, बल्कि इससे पहले नंबर 1 रहने वाली बिल्डिंग पेट्रोनस टावर को भी
बिल्ड करने में सैमसंग शामिल था। वो साउथ कोरिया के सबसे बड़े थीम पार्क के भी मालिक हैं। इनके अपने होटल्स हैं और सैमसंग टाउन के नाम से जगह भी इनकी ही है। सो सैमसंग का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ऐसी ही है जैसे कि आइसबर्ग की एक टिप, जो ऊपर से तो बहुत छोटी लगती है लेकिन अंदर से बहुत गहरी है। हमने अभी तक सैमसंग की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी नहीं बताया, जिसमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स शामिल हैं। खैर, सैमसंग बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हर यंग एंटरप्रेन्योर के लिए अहम है कि कैसे एक सिंपल सा ग्रोसरी सेल करने के आइडिया एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। लेकिन ये एक मुकम्मल स्टोरी नहीं है, असल सच बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोरियन वार के बाद साउथ कोरिया की बहुत बुरी हालत थी। ना ही कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी और ना ही एक्सपोर्ट। कोरियन प्रेसिडेंट चाहता था कि कोरियन इकोनॉमी एक्सपैंड हो। वो चाहता था कोरियन बिजनेसेस को इजी फाइनेंसिंग दी जाए और उनके बिजनेसेस को आउटर कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जाए। इसका मतलब सैमसंग और इसी तरह की दूसरी बड़ी साउथ कोरियन कंपनीज को स्पेशल लोन्स दिए गए, स्पेशल टैक्स ब्रेक्स दिए गए और गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की गई ताकि कंपनीज एक्सपैंड करें। इसके पीछे मेन मकसद ये था कि इन कंपनीज की हेल्प करने से ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव होगी। फॉर एग्जांपल, सैमसंग ने जब इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दी तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि जापान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करना बंद कर दी, जिससे कंज्यूमर के पास एक ही ऑप्शन था और वो था सैमसंग। इसी दौरान साउथ कोरिया ने उन कंपनीज के लिए 50% टैक्स रिडक्शन भी दी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस को स्टार्ट करेंगी। क्योंकि सैमसंग अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में सबसे एक बड़ी कंपनी थी, तो सैमसंग ने इस टैक्स रिडक्शन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया। यानी वार के बाद आने वाला अमेरिकन रिलीफ फंड सारे का सारा सैमसंग को जा रहा था, जिसमें सैमसंग फुल स्पीड से एक्सपैंड कर रहा था। इसकी बड़ी वजह सैमसंग के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन थे। फॉर एग्जांपल, सैमसंग के ओनर ली साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के फ्रेंड थे। इसी दोस्ती की वजह से सैमसंग को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। इनकी एक्सपोर्ट्स लिमिट्स दूसरी कंपनी से ज़्यादा थीं। गवर्नमेंट ने सैमसंग को फैसिलिटेट करने के लिए बैंक से इजी टर्म्स में लोन दिलवाया ताकि वो खुद को एक्सपैंड कर सकें। लेकिन जब ली को पैसा मिला तो उसने उन्हीं पैसों से वही बैंक भी खरीद लिए। ये कहना गलत भी ना होगा कि सैमसंग को गवर्नमेंट ने जितना सपोर्ट किया, सैमसंग ने साउथ कोरिया की इकोनॉमी को स्टेबल करने में भी हेल्प किया। जैसे कि सैमसंग जैसे ग्रो करता था उसने बहुत ज़्यादा लोगों को हायर किया, जिससे आम लोगों को रोज़गार मिला और एम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर गया। लेकिन इन सब में एक बड़ा नुकसान भी हुआ। वो ये था कि इनकी वजह से बहुत से स्मॉल बिजनेसेस ग्रो ना कर पाए, क्योंकि कौन सा बिजनेस इतनी बड़ी कंपनी से compete कर पाएगा जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो। एक और बड़ा मसला जो सामने आया वो ये कि सैमसंग को इतना हेल्प करने की वजह से साउथ कोरिया की इकोनॉमी हैवीली एक कंपनी पर रिलाय कर रही है। अगर सैमसंग के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो ये साउथ कोरिया की ओवरऑल इकोनॉमी को डैमेज कर सकता है, क्योंकि सैमसंग बहुत सी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। 2014 की एक स्टडी में बताया गया कि सिर्फ सैमसंग साउथ कोरिया की जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूट करता है। सैमसंग कोरिया के उन बड़े बिजनेसेस में से है जो सिर्फ फैमिली में ही रहते हैं। कोरिया के दूसरे बिजनेसेस जैसे कि एलजी एंड होंडाई भी इसी तरह काम करते हैं, लेकिन सैमसंग इन सब में बड़ा है। इसकी वजह से सिर्फ कुछ फैमिलीज ही जिनके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट में पावर, मनी और इन्फ्लुएंस है, जिससे गवर्नमेंट से अपनी मर्जी के डिसीजन करवा लेती है। इसकी मिसाल हमें हिस्ट्री में भी मिलती है। 1987 में जब सैमसंग के फाउंडर ली ब्यूंग चुल की डेथ हुई तो उनका बेटा ली कुन ही सीईओ बना। यही पॉइंट था जहां पर सैमसंग और गवर्नमेंट के टाइज क्लियरली सामने आने लगे। जैसे कि 1996 ली कुन ही पे कोरिया के साबिका प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का केस किया गया, लेकिन ली के इन्फ्लुएंस की वजह से उस टाइम के प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन ना लिया। 2008 में ली कुन ही पे इसी तरह पॉलिटिशियन को रिश्वत देने, टैक्स चोरी और फ्रॉड प्रूव होने पे जेल में भी भेज दिया गया।
लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद उसे ना सिर्फ जेल से छुड़वा लिया गया बल्कि वो सैमसंग में डायरेक्टर की पोजीशन पे वापस चला गया। अब ली कुन ही रिश्वत, करप्शन और टैक्स चोरी में पकड़ा गया था, लेकिन गवर्नमेंट उसका कुछ ज़्यादा बिगाड़ ना सकी। यही वजह है कि एक आर्टिकल सैमसंग द रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया में ये लिखा गया कि सैमसंग के चेयरमैन कोरिया के प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल हैं और कानून इस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कंपनी का गवर्नमेंट, मीडिया बल्कि पूरी कंट्री पे इन्फ्लुएंस है। खैर, सिर्फ 2-3 लोगों के कामों की वजह से हम पूरे सैमसंग को इसका इल्ज़ाम तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पहले 2 चैप्टर्स में सैमसंग की इनक्रेडिबल स्टोरी सुनी, सैमसंग इतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन सैमसंग चाहे जैसा भी था, सैमसंग ने अपनी इनोवेटिव और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल प्रोडक्ट्स से दुनिया को हैरान किया है। इस कंपनी ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जितना रेवेन्यू जनरेट किया और हर तरह की न्यू मार्केट में एंटर होकर उस मार्केट को लीड किया है। इससे ये जाहिर होता है कि आपका स्टार्ट कितना ही छोटा और सिंपल क्यों ना हो, आपका विजन, मेहनत एंड डेडिकेशन एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकती है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हेल्प और टैक्स चोरी की भी जरूरत होती है, जिसके बगैर ये मुमकिन नहीं। कुछ ऐसा ही केस पाकिस्तान में भी नजर आता है, जहां कुछ खास फैमिलीज, बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशन मनी और पावर से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और स्टेट विद इन स्टेट चला रहे हैं।